आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का टॉपिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी भाषा और हिंदी वर्णमाला। हिंदी भाषा में आप देखेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म इसमें भास धातु से हुआ है और संस्कृत की जो भास धातु है इसका मतलब है बोलना। और जो हिंदी भाषा के अंदर के दो रूप है, दो रूप कौन कौन से? एक तो मौखिक और एक लिखित। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो यह मौखिक रूप है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह लिखित रूप है। उसके बाद में आप देखेंगे कि हिंदी भाषा भारतीय संविधान, अब देखो संविधान का जिक्र आ गया यहां। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। और इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछे आपसे तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछे हिंदी भारत की क्या है, आपसे प्रश्न ऑप्शन आ जाए राष्ट्रभाषा, राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा, तो आपका भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो ये ना इनका जिक्र है ना इनका जिक्र है, इनका जिक्र है। और हिंदी के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में एक तो है भाग, एक है अनुच्छेद और एक है अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 343 और अनुसूची नंबर 8वीं में हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। अब 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अंदर शुरू में 14 भाषाएं थी। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जो कि बाद में संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। अब भाषा को के अंदर अब देखें मौखिक इकाई, लिखित इकाई। अब देखो पहले मौखिक का विकास हुआ, उसके बाद में लेखन कला का विकास हुआ। अब मौखिक को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग शुरू हुआ उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा है मौखिक शब्दों को लिखित रूप में ले जाना, और लिखित रूप में ले जाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, और देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ।
और ब्राह्मी लिपि आप ये देखेंगे, ये बाईं साइड और वो दाईं साइड, लेफ्ट से राइट की ओर। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ, जो कि बाईं से दाईं साइड की ओर लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि के अंदर प्रमुख रूप से देखें आप हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी और गुजराती, इन सभी की लिपि देवनागरी है। उसके अलावा जब हम आगे अगला जो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं कि वर्ण। जब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं तो वर्णमाला के अंदर आता है वर्णमाला। वर्णमाला का है वर्णों के व्यवस्थित रूप। आप यहां पर देखेंगे व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित का मतलब जो क्रमानुसार है। हिंदी भाषा में जब हम वर्णों को पढ़ेंगे, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्ण किसको कहते हैं? अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई आ जाएगा या लघुत्तम इकाई आए, लघुत्तम इकाई आए तो उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। अब इसमें भी एक है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि मौखिक रूप में पूछ ले, एक तो है मौखिक रूप और एक है लिखित रूप। मैं यहां थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में पूछे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई पूछे तो आपका उत्तर आएगा ध्वनि। और जब आपसे लिखित इकाई पूछे तो आपका उत्तर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण। अब जब हम मान लो ये लिखते हैं क, ख या कुछ भी लिखो च, तो इसमें क्या है कि क के अंदर ए है, तो ये स्वर हुआ, ये व्यंजन हुआ। अब च में हम लिखेंगे तो च प्लस ए, ख में ख प्लस ए, हलंत लगाने के बाद में वह इकाई आदि हो जाती है। अब इसमें देखेंगे आप कि वर्ण, हिंदी वर्णमाला में दो रूप है, दो प्रकार है। पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। इस वर्णमाला में क्या है कि स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर के भी आगे जाकर दो पार्ट बनेंगे। एक तो आपका बनेगा हर्षव स्वर और एक आपका बनेगा दीर्घ स्वर। अब हर्षव स्वर किसको कहते हैं? इसमें देखें आप, जब एक मात्रा का समय लगे, किसमें? बोलने में। जब बोलने में एक मात्रा का समय लगे तो वह हर्षव स्वर है, और जिसमें दो मात्रा का समय लगे वह दीर्घ स्वर है। अब हर्षव देखिए आप, ए, अगला यहां आ, ई,
उ, री। अब देखो ए मतलब आई, ओ, औ। आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या है कि 4, तो ये हर्षव स्वर कितने हुए? 4, 1 2 3 4। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर कितने हुए? 7। तो टोटल स्वर कितने हुए? 4 और 7 11। अब है ना, इसमें कुछ बच्चों का पजल हो रहे होंगे भी, ये क्या है सर? ए, इनको बोलते हैं अयोगवाद। अयोगवाद। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। जो जोड़ इनके जोड़ में नहीं है, अयोगवाद। अब जो एचएससी ने जो प्रश्न पूछा वो ये था कि इसका जो उच्चारण है वो किस रूप में होता है, तो आपका उत्तर आएगा है रूप में। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि व्यंजन। व्यंजन में आप देखिए, ये व्यंजन, इस व्यंजन में आप देखेंगे कि क, ख, ग, घ, और यहां देखिए अंग और ड़। उसके बाद देखिए च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ढ और ण। ये डबल रोल वाले हैं, ये देखो आप यहां से, ये डबल रोल वाले हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, है और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसको समझने के लिए आपको, आप यहां पर एक चीज देखिए कि पहला प्रश्न तो आपका ये है, एक तो ये और एक ये है डबल रोल वाले। और डबल रोल वालों, एक ये और एक ये, तो कितने होंगे? 2। तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर देखिए आप, ड़ और ढ, इनको कहते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। पर सोचने वाली बात यह है, इन दोनों से कभी भी शब्द शुरू नहीं होता। एस्टेट में भी आया हुआ है, शब्द अड़ उड़ से कभी शुरू नहीं आता। ढक्कन लिखोगे तो ढक्कन में ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आता, ये आ सकता है। और ये, इनको कहेंगे डबल रोल वाले हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, कैसे मैं तक। अब ये 2 तो कट ही गए, तो आप यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब मैं यहां लिख रहा हूं 25। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। कौन सी व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अब उसके बाद में फिर 4 है, तो
मैं यहां लिख रहा हूं 4 को, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में फिर 4 है, इनको कहते हैं उसम व्यंजन। उसम व्यंजन। फिर आगे 4 है, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप देखिए एक चीज को, रट्टे नहीं मारने, समझने हैं प्रश्नों को अच्छे तरीके से। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इनको उसम व्यंजन क्यों कहते हैं, और इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब टच, टच करना। ये अपने जो मुख के, चाहे वो आपने उच्चारण स्थान पढ़ रखे हैं, चाहे वो कंठ है, चाहे वो तालु है, चाहे वो मुर्दा है, चाहे वो दंत है, चाहे वो ओष्ठ है, किसी पार्ट को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंदर 2 परिभाषाएं आती है। एक क्या है, अंत का मतलब होता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसमें क्या है, जब आप य, र, ल और व बोलते हैं तो इसमें अपना जो मुंह है, उस मुंह के किसी पार्ट को य, र, ल, व पूरा अच्छे तरीके से टच नहीं करता, सभी भागों को थोड़ा थोड़ा टच करता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो उसम है वो आपको इस उसम से पता ही चल गया। इस उसम का मतलब होता है श, श, स, ह। उसम व्यंजन, इसके जब मुख से जब वायु निकलती है, जब हवा निकलती है, तो वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इसको कहते हैं उसम व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है जिसमें आप देखिए मैंने यहां क लिखा, तो इसमें क्या था, क प्लस ए। मैंने यहां यदि ये लिखूं, मान लो मैं त्रय लिखूं, तो त्रय के टुकड़े होंगे त, र और ए। वो भी बताएंगे आपको किस तरीके से करने हैं टुकड़े। इसमें 2 थे, इसमें 3 हो गए, तो इसका प्रश्न क्या बना, जहां पर 2 व्यंजन हो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन के टुकड़े करेंगे, आप यहां देखिए, संयुक्त व्यंजन में आप देखेंगे कि एक तो है क्षय, एक आपका त्रय, एक आपका है ज्ञ, और एक आपका है श्रेय। रट्टे नहीं मारने, समझना है। जब पहले की किताब देखोगे आप, तो उसमें आप देखोगे कि पहले की किताब में ये होता था तय और ये रहे। और यदि मैं आपको कहूं कि ये नाम मान लो प्रदीप है, तो आपको व्यवहारिक बताऊं आपको मैं, जो ये र है, र ने पैर को उठा रखा है सिर पर, तो नीचे वाला मजबूत है, ऊपर वाला कमजोर है। कमजोर है तो ये तो हुआ आधा, और नीचे वाला हुआ पूरा। तो आप यहां पर देखिए, ये त्रय मतलब तय और र है, पहले की किताबों में ये होता था, आज वाले ये है। तो मैं क्या लिखूंगा, तय आधा, क्योंकि र ने तय को उठा रखे है, तो मैंने लिखा तय, और र पूरा है तो र मैंने पूरा लिख दिया। इसको आगे टुकड़े करूंगा तो इसमें ए और जोड़ दिया मैंने। उसके बाद में ये देखो आप गे, अब देखो सारे इतने समझदार हैं कि गे आप ऐसे ही लिखते होंगे, ऐसे, और फिर आप देखो ऐसे लिखोगे। मेरा कहने का मतलब आपने पहले क्या लिखा, आपने पहले लिखा जय, तो मैं यहां लिख रहा हूं जय। फिर कहोगे ये क्या है, ये है ये, कई कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी। तो आप यहां पर देखिए ये, और उसके अंदर क्या है, ये अस्त्र है। इसके अंदर क्या है कि ये
पहले होता था सवेता घी में, आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा था। और यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब आजकल क्या लिखने लगे, ये लो। और इसको यदि मैं टुकड़े करूं तो इसका तो ये हो ही गया, तो मैंने ये लिखा। और रह ने इसको उठा रखे ऊपर, तो ये रह है, रह है तो इसके हलंत आ गया और ये रह हो गया। और रह के अंदर ए है ही, क्योंकि रह तो पूरा है। उसके बाद में क्षय, इसके अंदर आप देखेंगे क प्लस श प्लस ए, क्षय। इसके अंदर आप आगे देखेंगे अगले पेज पर